हेलो फ्रेंड्स, आज इससे पहले आपको 15 लेक्चर फिजिक्स का दिया गया। उस फिजिक्स के 15वें लेक्चर में हम बात किए थे गॉस का नियम क्या होता है। तो गॉस की परिभाषा को देखे थे, गॉस से संबंधित जो मात्रक होते हैं उसको भी देखे और बीमार को भी देखे। आज हम गॉस के नियम के उत्पत्ति को देखेंगे और साथ में उसके अनुप्रयोग को भी देखेंगे। अब अगर आपको समझ आ रहा होगा तो लाइक जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा हेडिंग है गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति। और जब आवेश बंद पृष्ठ के अंदर हो, कोई आवेश यदि बंद पृष्ठ के अंदर हो तो गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति। इससे पहले आपको 15 लेक्चर में 15वें लेक्चर में बताया गया कि गॉस का नियम क्या है और वैद्युत फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में बताया गया। और मैं आपको एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ कि गॉस का नियम, गॉस नाम वैज्ञानिक कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने अपना एक नियम दिया और उसको प्रमेय भी कहा जाता है। गॉस ने अपने प्रमेय को कैसे बताया, वो बताए कि यदि कोई पृष्ठ कैसा हो, यदि कोई भी पृष्ठ बंद हो और उसके अंदर सेंटर में कोई आवेश रखा हो तो इससे चूंकि क्या निकलेंगी, वैद्युत बल रेखाएं चारों तरफ निकलती हुई प्रतीत होंगी। आपको इससे पहले लेक्चर में बताया गया था अगर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती हुई प्रतीत होती हैं तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, धनात्मक होता है। और यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर आ रही होती है तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, धनात्मक होता है। इसके बारे में आपको इससे पहले 15वें लेक्चर में बताया गया था। और गॉस का प्रमेय जो दिए थे वो क्या बताया गया था कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ के अंदर यदि कोई आवेश रखा हो तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण जो फ्लक्स होता है वो कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। और यहाँ माध्यम का परिवर्तन यदि के हो तो उसको के को भी आप लगा दोगे। ये आपको बताया गया था किसमें, 15वें लेक्चर में। और अब इस लेक्चर में हम गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति, मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई हम उसको देखेंगे और ये जब पृष्ठ कैसा हो, बंद हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये डेरिवेशन है, इसमें हम क्या करेंगे, बोलेंगे माना कोई बिंदु आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखा है। माना कोई बिंदु आवेश किसी बंद पृष्ठ में रखा है। यदि कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ में रखा है तो और उस पृष्ठ की त्रिज्या और उस पृष्ठ की पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि ए। चलो थोड़ा सा इसको बना लिया जाए, कैसे उसको थोड़ा फाइंड कर लिया जाए। ये हमारा क्या है, कोई ये बंद पृष्ठ है और इसके केंद्र में आवेश प्लस क्यू रखा है। और यह जो हमारा पृष्ठ है वो अल्पांश क्षेत्रफल डीए से मिलकर बना है और उस पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए। तो यहां लिखेंगे हम यह अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए से, क्या बोलोगे आप, बोलोगे डीए से मिलकर क्या हुआ है, बना है। इतना आप पहले डेरिवेशन जब भी करो तो जो आप कर रहे हो
उसके बारे में जो भी करना है उन सभी के बारे में जिक्र कर दो, जिससे आपके जो है वो लिखने का मेथड अच्छा हो जाएगा और एग्जामिनर आपसे प्रभावित भी हो जाएगा। जो करो बस वही लिखो। हालांकि डेरिवेशन उसका 2 लाइन का है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, लेकिन जो लिखना है अभी वो करो। देखिए, तो अभी हम अगर मान लें कि इसका जो है क्या है भाई, ये कोई इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसका एरिया क्या है, उसका एरिया क्या है, DA मान लिया जाए, और यह सेंटर से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, सेंटर से R दूरी पर है, और यही से वैद्युबल रेखाएं क्या हो रही हैं, गुजर रही हैं, वैद्युबल रेखाएं गुजर रही हैं। और यह वैद्युबल रेखाएं पृष्ठीय क्षेत्रफल के थीटा कोण पर भी हो सकती हैं, ये भी याद रखना होगा। यह वैद्युबल रेखाएं पृष्ठीय क्षेत्रफल के थीटा कोण पर भी हो सकती हैं। तो इस आधार पर अगर हम निकालना चाहें, इस आधार पर बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, आप कूलाम के नियम से वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्या होगा, Q/r²। चूंकि दूरी क्या है, r² है, इस प्रकार ये होगा आपका Q/r² होगा। अब आगे क्या लिखना होगा, चूंकि अगर आपको बात कर रहे हैं कि जो इस अल्पांश, अगर हम बात करें कि इस अल्पांश एरिया से अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल, अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल DA से आगे लिखोगे, आगे कैसे लिखोगे, से गुजरने वाला क्या होगा भाई, फ्लक्स। क्योंकि जब किसी अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल DA से यदि कोई आपका वैद्युत क्षेत्र गुजरेगा और वह वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, वह वहां से गुजरेगा, जो वैद्युत क्षेत्र गुजरेगा किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल से, जब भी वैद्युत क्षेत्र गुजरता है और वह क्या कहलाता है, वह वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो वैद्युत फ्लक्स भी होगा, वो भी क्या होगा, अल्पांश होगा। तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वाला फ्लक्स क्या होगा, वह भी अल्पांश होगा। फ्लक्स क्या होगा, अल्पांश ही होगा। कैसा होगा, अल्पांश, अर्थात क्या होगा, वो d∅ होगा। d∅ इक्वल टू क्या होता है, E इंटू क्या होता है, dA। क्योंकि d∅ इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि φ इक्वल टू E इंटू A होता है, तो यहाँ d∅ इक्वल टू E इंटू dA होगा। अब अगर डॉट को हटा देंगे तो आप कह सकते हो कि d∅ इक्वल टू हो जाएगा E dA cos थीटा होगा, यह भी होगा। अब अगर हम कहें कि संपूर्ण पृष्ठ से जो गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरना होगा फ्लक्स, तो क्या कर दोगे, पूरे का इंटीग्रेशन कर दोगे, पूरे का समाकलन कर दोगे, वो संपूर्ण पृष्ठ का आ जाएगा। पहले हम अल्पांश पृष्ठ का क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे और उसका समाकलन कर देंगे और वह पूरे पृष्ठ का आपको वैद्युत फ्लक्स बता देगा। तो अब क्या हो जाएगा, संपूर्ण फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ बनाएंगे क्लोज इंटीग्रल। क्योंकि पृष्ठ कैसा है, बंद है, इसलिए साइन किसका होगा, क्लोज इंटीग्रल क्या होगा, d∅, क्या करना होगा, d∅ का इंटीग्रल कर देंगे और पूरा संपूर्ण फ्लक्स आ जाएगा। क्योंकि d∅ की वैल्यू क्या है वो रख दिया जाए, क्लोज इंटीग्रल E dA cos थीटा, ये होगा। E की वैल्यू आपको पता है, E का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q बाई आर स्क्वायर है, तो इस प्रकार से फ्लक्स फाइबर क्लोज इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है Q क्या है, संपूर्ण आवेश Q होगा, तो अब यहाँ से हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पे कोई जो है इसका कोई समाकलन नहीं होगा, ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे हम क्लोज इंटीग्रल के लिए फाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्लोज इंटीग्रल Q इंटू बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और क्या हो जाएगा डी ए कॉस थीटा होगा। क्योंकि क्लोज इंटीग्रल Q जो होगा वो बताएगा आपको, वो आपको बताएगा समेशन Q को बताएगा। क्योंकि संपूर्ण आवेश यदि Q हो तो उसको बताएगा, तो फाई इक्वल टू समेशन Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होगा क्लोज इंटीग्रल डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। अगर हम बात करें क्लोज इंटीग्रल डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये अगर हम इसमें से चूंकि रेडियस है तो रेडियस को भी हम बाहर ले लें, अगर रेडियस को बाहर ले लें तो फ्लक्स फाइबर क्या हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल समेशन Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर स्क्वायर ले लिए, हमारा आ गया क्लोज इंटीग्रल डी ए कॉस थीटा। यदि चूंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि यहाँ लिखोगे, यदि हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल तल के लंबवत गुजर रहा, तल के लंबवत गुजर रहा हो तो क्या हो जाएगा, तो काश 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1, तो ये 1 हो जाएगा। इस प्रकार से फाई इक्वल टू हो जाएगा समेशन Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के समेशन Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर स्क्वायर और क्या हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल डी ए। चूंकि क्लोज इंटीग्रल डी ए का अर्थ तात्पर्य यह हुआ कि पूरा डी ए का, अगर पूरे डी ए को ओपन कर दोगे तो संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा, और इस प्रकार से संपूर्ण क्षेत्रफल ए हो जाएगा। और चूंकि गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इस प्रकार ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो डी ए की जगह क्लोज इंटीग्रल डी ए यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो। तो फाई बराबर समेशन Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। इस प्रकार से हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा भाई, रिजल्ट हो जाएगा फाई इक्वल टू समेशन Q बटा एप्सिलॉन नॉट की, ये हमारा हो जाएगा। अब आप जानते हो कि वायु के लिए K की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा समेशन Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। आपको मैं गॉस के प्रमेय को बताया था कि संपूर्ण आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। इस हेडिंग में हम गॉस के नियम के इसी उत्पत्ति को समझा। आपको यदि न समझ आया हो तो एक बार फिर से देखिएगा, जरूर समझ आएगा। जो कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हुआ हो आप कमेंट करेंगे, अब आपको ये विश्वास दिया जाता है कि आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। इस प्रकार से इसके डेरिवेशन को हमने कंप्लीट किया।
अब चूंकि गास के नियम का अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे, और गास के नियम के अनुप्रयोग में हम पहला अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि अनंत लंबाई के कारण, अनंत लंबाई के कारण किसी एक समान सीधे छड़ की वैद्युत क्षेत्र क्या होगी, यह हमारी हेडिंग नेक्स्ट है। चलिए देखते हैं उसको। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा अनंत। ये क्या है, ये गास के नियम का अनुप्रयोग है। यहां आप आगे बना सकते हो, लिख सकते हो गास यहां बना सकते हो गास का क्या है, ये अनुप्रयोग है। ये भी आपको याद रखना होगा, इसी आप याद रखना होगा। ये जो आपको बताया जा रहा है ये क्या है, ये गास के नियम का अनुप्रयोग है। ये भी गास के नियम का क्या है, अनुप्रयोग है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। हालांकि इसको करने का मेथड सिंपल है। आइए थोड़ा इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम देखते हैं, फिर हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं इसको कैसे करना होगा। क्या होगा, अनंत लंबाई के एक समान सीधे छड़। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आपका पर्पस होगा एक अनंत लंबाई का एक समान सीधा छड़ बनाएंगे। ये अनंत लंबाई का एक समान सीधा छड़ होगा, और इसको क्या किया गया है, आवेशित किया गया है। ये चार्ज है, चार्ज है सीधे छड़ के का विद्युत क्षेत्र। अब इसमें जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसमें जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसको थोड़ा देख लिया जाए। चलिए, जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा चलिए ये है, इसी में बनाते हैं एक छड़, एक समान सीधी छड़ हुई अनंत लंबाई की। इसको क्या किया गया है, आवेशित किया गया है। अब कहोगे इस बेलन का क्या तात्पर्य है, इस बेलन का तात्पर्य यह है कि इस एक समान सीधी छड़ के कुछ दूरी पर चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा। तो इसकी रेडियस क्या होगी, कितनी दूरी पर, यहां से r दूरी तक, यहां से r दूरी तक एक चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा। और वही वैद्युत क्षेत्र जब पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरेगा, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरेगा तो क्या कराएगा, वैद्युत फ्लक्स। तो मान लिया जाए कि यह जो है r दूरी पर किसी बिंदु P पर यहीं से वैद्युत क्षेत्र E गुजर रहा है, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ A पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यहीं से गुजर r दूरी पर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यहीं से गुजर रहा है, वैद्युत पर रेखा यहीं से गुजर रही है। तो हमारा डेरिवेशन है कि अनंत लंबाई की एक समान सीधे छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र ना, तो ये अनंत लंबाई की है। चलिए, लेकिन अभी हम मानेंगे कि हमारे जो हम ये कोई चारों तरफ बेलनाकार काल्पनिक वक्र लिए हैं जिसकी लंबाई क्या है, L है। इसी L लंबाई का है। चलिए, इसी कारण को क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो अब क्या करेंगे, देखा जाए, मानेंगे, माना प्लस Q आवेश से आवेशित एक अनंत लंबाई की छड़ है। क्या बोलोगे, माना प्लस Q आवेश से आवेशित एक अनंत लंबाई की छड़ है। जब छड़ आवेशित हो तो उसमें एक ही आवेश घनत्व काम करता है। जब क्षेत्रफल आवेशित हो तो वहां क्षेत्रीय आवेश घनत्व काम करता है, और जब आयतन आवेशित हो तो वहां पे आयतनात्मक आवेश घनत्व काम करता है। क्योंकि यहाँ पे छड़ आवेशित है, इसलिए क्या काम करेगा वहां पे क्षेत्रीय आवेश घनत्व कार्य करेगा। ठीक है, तो छड़
छड़ से गुजरने वाला, छड़ से गुजरने वाला रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा होगा। लैम्डा है, क्या है? लैम्डा है। तो इस लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा इक्वल टू होता है Q/L। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि Q इक्वल टू लैम्डा इंटू L, ये निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखोगे? लिखोगे आगे, यदि, यही लिख लो, यदि वैद्युत क्षेत्र क्या हो? वैद्युत क्षेत्र E है, वैद्युत क्षेत्र E है। वैद्युत क्षेत्र E बराबर किसके बल से? कूलाम के बल से। E बराबर क्या होता है? R दूरी बिंदु P पर E निकालना हो, E बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन K क्या हो जाएगा? Q बटा R का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये हुआ। हमको वैद्युत क्षेत्र E निकालना है। आगे देखा जाए, सर ये निकालना है। अब जो किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरता है वो क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरेगा वो क्या कहलाएगा? फ्लक्स कहलाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? 5 बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू ए। क्या होगा भाई? E इंटू ए होगा। अब एरिया क्या लेंगे? क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजर रहा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का एरिया लेंगे। और पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा है? बेलनाकार है। तो यहाँ लिखोगे क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा है भाई? क्षेत्रफल बेलनाकार है, बेलनाकार है। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलनाकार है तो सीधी सी बात है, तो अब जो लेंगे हम वो क्या लेंगे? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा है? बेलनाकार है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो अब रखेंगे हम यहाँ इस कंडीशन में A बराबर रखेंगे, बेलन का होता है 2 पाई RH होता है, तो 2 पाई R इंटू एच क्या रखेंगे? L। यही वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 इक्वल टू हो जाएगा आपका E इंटू 2 पाई R इंटू L, ये होगा इक्वेशन 2 होगा। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे गॉस का नियम भी लगेगा। और गॉस का नियम कहता है फाई इक्वल टू समेशन Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। किसी बंद पृष्ठ से यदि कोई आवेश गुजरता है तो उसका संपूर्ण आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता ही क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब यहाँ प्रयोग करोगे, किसका प्रयोग करोगे? गॉस के नियम का। गॉस के प्रमेय से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? फाई इक्वल टू Q बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। इक्वेशन सेकेंड हुआ, ये थर्ड होगा। समीकरण अब बताओ 2 और 3 आपस में इक्वल है, बराबर है। तो लेकिन आपको एक काम और करना होगा, क्योंकि यहाँ पे Q बराबर क्या है? लैम्डा इंटू L है, तो Q बराबर क्या लेंगे आप? लैम्डा इंटू L लेंगे। तो आप यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए फाई इक्वल टू, क्योंकि फाई सही हो जाए, लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी क्या है? अभी ये सही है। अब आप समीकरण 2 और समीकरण 3 को आपस में बराबर रख सकते हो। चलिए रख दिया जाए। यहाँ लिखोगे समीकरण 2 व समीकरण 3 आपस में क्या है? बराबर है। तो समीकरण हमारा जो 2 था वो था फाई इक्वल टू था 1
ई इंटू 2πr/L था। और समीकरण हमारा 3 था, क्या था भाई, लैम्डा इंटू एल बटे एप्सिलॉन नॉट था। थोड़ा एक बार बैक करके आप देख लीजिए, लैम्डा इंटू एल बटे एप्सिलॉन नॉट था और ऊपर ई 2πr/L था। ठीक है, चलिए देखा जाए तो इस हिसाब से एल एल से कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू आ जाएगा 1/2πr इंटू लैम्डा बटे एप्सिलॉन नॉट, अर्थात कह सकते हो कि वेक्टर ई इक्वल टू 1/2π नॉट लैम्डा बाई आर। ये हो जाएगा आपके अनंत लंबाई के बेलनाकार छड़ के लिए, अनंत लंबाई के बेलनाकार छड़ के लिए उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि के लिए क्या हो जाएगा, सदिश राशि के लिए, सदिश राशि के लिए वेक्टर इक्वल टू 1/2π नॉट लैम्डा बाई आर इंटू एन कैप, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि वेक्टर ई इक्वल टू 1/4π के 2 लैम्डा बाई आर, ये भी आप बना सकते हो इस कंडीशन में। यह क्या हुआ, यह जो हमारा फॉर्मूला हुआ, यह अनंत लंबाई के लिए एक समान सीधी छड़ के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो पीछे जो था हमारा ये वाला मैटर, इस वाले मैटर, ये तो कूलाम का बल है, इस मैटर का कोई उपयोग नहीं करना। मैं आपको दिखा दिया था कि कूलाम के प्रयोग से ई की वैल्यू क्या आया था, 1/4π आया था, इसको नहीं रखना था हमको, फाई इक्वल टू ये और बराबर ये। और अगर हम बात करें कि हमने किया कितना है, एक लाइन में डेरिवेशन देखें तो कैसे डेरिवेशन करेंगे, ये आप सुना गया, तो एक लाइन डेरिवेशन समझना हो तो कैसे समझेंगे, आपको दिखाते हैं। बस सिंपली से मैथड है, अनंत लंबाई के कारण है, तो चूंकि फाई बराबर क्या होता है, ई इंटू ए होता है, और फाई बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट भी तो होता है। एक लाइन में कैसे डेरिवेशन कर सकते हो वो बता रहा हूँ। चूंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो ई की वैल्यू, ई तो ई रखे आप, ई का वैल्यू फाइंड करना है, एक वैल्यू क्या रखोगे, 2πr इंटू एल रखोगे, और इधर क्या हो जाएगा, क्योंकि आप छड़ है तो छड़ में क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व होगा, तो आप जानते हो कि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या होता है, Q/L होगा, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल होगा, इस Q जगह क्या रखेंगे, लैम्डा इंटू एल बटे एप्सिलॉन नॉट रख देंगे। इस हिसाब से एल एल से कट जाएगा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एक लाइन में 1/2π एप्सिलॉन नॉट ये वाला आ जाएगा, इंटू लैम्डा ऊपर बचा है, नीचे क्या आएगा आर। ये हमारा एक लाइन में डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आप शॉर्ट फॉर्म में भी डेरिवेशन को कर सकते हो, हालांकि इस मेथड से रखे रहना कैसे हमको लाना है और विधिवत आप किस तरीके से लाओगे वह भी आपको बताया जा चुका है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मजे से पढ़ाई करिए, डेरिवेशन करिए, जो भी समस्याएं आती हैं फिर से आपको बताया जाएगा, और लेकिन वीडियो को कंटिन्यू देखिए, और 1 से 2 बार देखेंगे तो 100% है ये आपको श्योर पूरा डेरिवेशन समझा जाएगा। आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में पूरा डेरिवेशन कैसे कंप्लीट होगा वह भी मैं बताया, ये डेरिवेशन कैसे कंप्लीट होगा वह भी मैं आपको बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। क्योंकि वहां पे जो था हमारा एक समान सीधी छड़ के कारण था, लेकिन अब वही डेरिवेशन, वह भी गाउस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग है, वही यह भी डेरिवेशन है, लेकिन ये कैसा है, ये एक समान आवेशित अनंत समतल चादर, क्योंकि जब भी चादर आ जाएगा तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय आवेश घनत्व होगा, और जब छड़ आएगा तो वहां पे क्या होगा, छड़ के लिए रेखीय आवेश घनत्व होगा, लेकिन चादर के लिए क्षेत्रीय आवेश घनत्व होगा। वहां हमारा लैम्डा इक्वल टू Q/L आया था, यहाँ हमारा डेल्टा इक्वल टू Q/A आएगा, कॉन्सेप्ट इतना ही होगा। बाकी जैसे उसको किए जैसे उसको भी ऐसे ही करेंगे। चलिए देखा जाए इसको कैसे करेंगे।
एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो फिगर क्या होगा इस प्रकार। इसमें कोई आयताकार पटल की छड़ है, आयताकार पटल की छड़। इसी आयताकार पटल की छड़ को क्या किया गया है, आवेशित किया गया है। इसी आयताकार पटल की छड़ को आवेशित किया गया है। इसी आयताकार पटल को आवेशित किया गया है, आवेशित कर दिए। और इसी आयताकार पटल को आवेशित किया गया है। इधर हमारा जो है एक एरिया इधर होगा, इधर से वैद्युत क्षेत्र गुजरेगा ई, ये हमारा वन साइडेड एरिया होगा। इधर से गुजरेगा वैद्युत क्षेत्र ई, ये हमारा टू साइडेड एरिया होगा। और क्या हो जाएगा, इस सेंटर से इसकी इस सतह की दूरी क्या मान लिया जाए यहाँ सेंटर से इसकी दूरी जितना इधर होगी, क्योंकि ये बीच में रखा है, उतना ही सेंटर से इसकी भी दूरी होगी। और ये कौन सा अच्छा है, ये आपका y अक्ष है। और इधर कौन सा अच्छा है, ये आपका x अक्ष है। यही समताकार पटल के कारण उत्पन्न क्या निकालना है आपको, वैद्युत क्षेत्र ई निकालना है। अब यहाँ कैसे बोलोगे, यहाँ बोलोगे कि माना एक आयताकार पटल है जिसको Q कूलाम आवेश से आवेशित किया गया है, जिसको आवेशित किया गया है। तो जो आयताकार पटल को आवेशित किया जाएगा तो उस कॉन्सेप्ट में क्या होगा, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्या बोलोगे, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्षेत्रीय आवेश घनत्व डेल्टा स्क्वायर क्या होगा, Q बाई A होगा। इस सेंस में आप Q बराबर निकाल लोगे डेल्टा इंटू A। क्षेत्रीय आवेश घनत्व आपको इससे पहले 13वें लेक्चर में आपको क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या होता है वो भी बताया गया है, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है वो भी बताया गया है, आयतनात्मक आवेश घनत्व क्या होता है उसको भी बताया गया है। तो इस प्रकार क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या होगा, ये होगा। अब चूंकि क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 व 2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा भाई, वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू होगा ई ए प्लस ई ए। इस तरफ का फाई क्या होगा, इस तरफ का हमारा फाई होगा ई इंटू ए, और इधर का भी होगा फाई बराबर क्या होगा, इधर भी फाई बराबर ई इंटू ए होगा। तो कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, एक तरफ का ये वन साइडेड है प्लस फाई ई इंटू ए, ये क्या हो जाएगा दूसरे तरफ का है। तो कुल दोनों, क्योंकि हमारा जो ये आयताकार पटल है इसकी हम स्ट्रिक्ट मोटाई मानते हैं कि नगण्य है, तो नगण्य है तो केवल इस आयताकार पटल के कारण इधर आवेश होगा और आयताकार पटल के कारण इधर आवेश होगा। तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इधर होगा और इधर होगा, दो ही पटल में होगा, इसलिए हम केवल दो पटल लेंगे। तो E इंटू ए दोनों क्षेत्रफल समान है और उतना ही वैद्युत क्षेत्र E भी गुजर रहा है। तो कुल दोनों तरफ का इधर का E इंटू ए, इधर का E इंटू ए कुल कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा 2E इंटू ए। इक्वेशन हमारा फर्स्ट हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम गास के नियम, क्योंकि गास का प्रमेय कहता है कि जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा वह संपूर्ण पृष्ठ से गुजरेगा। वैद्युत फ्लक्स किससे गुजरेगा, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरेगा।
तो गास के प्रमेय के आधार पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? गास के प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा? संपूर्ण आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। यही होगा गास के प्रमेय से, ये आपका वैद्युत फ्लक्स होगा। चूंकि आपको पहले बताया जा चुका है कि Q इक्वल टू क्या है? डेल्टा इंटू ए। यहाँ क्या रखोगे? डेल्टा इंटू ए बराबर Q होता है, इसको भी यहाँ रख दिया जाए। इस प्रकार से फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा इंटू ए बटे एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा? इक्वेशन 2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ भी फाई बराबर डेल्टा इंटू ए एप्सिलॉन नॉट है, वहाँ 2 इंटू ए है, तो समीकरण 1 और 2 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इस आधार पे आप क्या कर दोगे? समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, तो समीकरण 1 क्या है? E इंटू ए, आगे 2 लगा है। समीकरण 1 क्या है? 2 क्या है? 2 है आपका डेल्टा इंटू ए बटे एप्सिलॉन नॉट। तो E ए से ए कट जाएगा, तो E इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से हम एक नए फार्मूले को भी जनरेट कर लिए। आयताकार पटल के कारण गास के प्रमेय का अनुप्रयोग। आयताकार पटल के कारण गास के प्रमेय का अनुप्रयोग। तो आपको यह भी डेरिवेशन समझ आ गया होगा। आपने इसको 3 डेरिवेशन कराया गया। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।